जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों के दावे जो आज बाबा रामदेव करते हैं, उनकी शुरुआत राजीव दीक्षित जी ने की थी। ममता बनर्जी बीफ खाती और बीफ खाने की वजह से इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को धमकी दी थी कि अगर देश और पश्चिम बंगाल में बीफ बंद हो गया तो वो सरकार गिरा देंगी। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडवीना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और ये दोनों एडवीना के साथ लगे हुए थे। बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए राजीव दीक्षित जी से जुड़े हुए लोगों ने उनकी हत्या की आशंका जताई। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब गॉड मैन टू टाइकून में राजीव दीक्षित जी की हत्या से जुड़े कई और सवालों को भी उठाया गया। अमिताभ बच्चन पेप्सी का ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि पेप्सी पीने से उनकी आंख खराब हो गई थी। हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं और वो ये बात किसी को नहीं बताती क्योंकि उनका मानना है कि अगर ये बात सभी को पता लगती है तो हिंदुस्तान की सभी महिलाएं उनकी जितनी सुंदर हो जाएंगी। इस तरीके के तमाम दावे करने वाले शख्स का नाम था राजीव दीक्षित। समर्थकों की माने तो अगर राजीव जी आज जिंदा होते तो वो भारत में स्वदेशी आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा ब्रांड होते, लेकिन मात्र 43 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। समर्थक दावा करते हैं कि मौत नहीं हत्या थी। राजीव जी का जन्म 30 नवंबर 1966 में यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। बताया जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की थी। उन्होंने फ्रांस से पीएचडी भी की थी और सीएसआईआर में एंटी ग्रेविटेशन पर रिसर्च भी किया था। वो बताते हैं कि उनके रिसर्च के लिए जर्मनी का मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट अरबों डॉलर देने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने द्वारा की गई रिसर्च किसी और देश को नहीं देना चाहते थे। राजीव दीक्षित जी का जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर भी एक दावा था जिसमें वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडवीना एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और दोनों एक ही से लगे हुए थे। एडवीना इतनी चालाक महिला थी कि वो दोनों को हैंडल करती थी। मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू चरित्र के थोड़े हल्के आदमी थे। एडवीना के बाद जवाहरलाल नेहरू के कुछ ऑफेंसिव फोटो जिनके बल पर उन्होंने भारत का बंटवारा करवाया। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद राजीव दीक्षित जी का नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। हालांकि उनका एक दावा यह भी था कि यूनियन कार्बाइड एक अमेरिका की सोची समझी साजिश है जो हिंदुस्तानियों पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर की गई थी। यहाँ से राजीव दीक्षित जी ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। तो देश भर में घूमकर भाषण देना शुरू किए। वो अपनी स्पीच में भारतीय शिक्षा, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन और इंटरनेशनल कंपनियों को क्रिटिसाइज किया करते थे। बाद में उन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के खिलाफ मुहिम को तेज कर दिया। वो आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर बताते हुए कहते थे कि भारत का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर आधारित होना चाहिए। स्वदेशी की वकालत करते उन्होंने ऐसे पर्चे बंटवाए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कौन सी कंपनी विदेशी है और कौन सी कंपनी भारतीय है, जिसके कारण वो मल्टीनेशनल कंपनीज के नजरों में आ जाते हैं। साल 2009 में राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। रामदेव ने अब तक अपने योग शिविर और पतंजलि योगपीठ के जरिए नाम कमाना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारतीय स्वाभिमान अभियान नाम की एक मुहिम शुरू की। नवंबर के आखिरी वीक में राजीव जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहाँ उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर लेक्चर देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगहों पर लेक्चर देने के बाद 30 नवंबर को वो भिलाई पहुंचते हैं, जहाँ उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत काफी खराब हो जाती है, जिसके बाद हार्ट अटैक आने के कारण उनको भिलाई के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और फिर वहां से उन्हें बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उन्हें डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। जिसके बाद एक चार्टर्ड प्लेन से राजीव जी के शव को हरिद्वार लाया गया। राजीव जी के समर्थकों का कहना है कि उस वक्त उनकी बॉडी नीली और बैंगनी पड़ चुकी थी। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी और उनके नाक के पास काले नीले रंग का ब्लड जमा हो गया था। ये देखकर वहाँ मौजूदा लोगों को शक हुआ कि मौत नहीं हत्या हो सकती है, जिसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन राजीव जी के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में कर दिया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए राजीव जी के सपोर्टर्स ने आगे चलकर इस बात पर आशंका जताई कि हत्या हो सकती है। इस बात के आरोप कई बार बाबा रामदेव पर भी लगे, लेकिन वो हर बार इन आरोपों से इनकार करते रहे। बाबा रामदेव के अकॉर्डिंग राजीव दीक्षित जी की हालत ज्यादा खराब थी और वो कहते हैं कि मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो एलोपैथी इलाज से इनकार कर रहे थे। और एक मुद्दा यह भी उठता है कि राजीव दीक्षित जी के शव को वर्धा ले जाने की बजाय बाबा रामदेव की पतंजलि आश्रम में क्यों ले जाया? 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब गॉड मैन टू टाइकून में राजीव दीक्षित जी की हत्या से जुड़े कई और सवालों को भी उठाया गया। रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं और वो कहते हैं कि इस किताब में कई बातों से उनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके बाद उनके दावों को एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट इस किताब पर बैन लगा देती है। इसके बाद भी सालों तक राजीव जी के समर्थक उनके डेथ के पीछे कंस्पिरेसी का आरोप लगाते रहे हैं। इसी के चलते 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस केस को दोबारा खोलने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए, लेकिन राजीव दीक्षित जी की हत्या हुई थी या नेचुरल डेथ, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और वीडियो में थोड़ी सी भी गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि राजीव दीक्षित जी के बारे में सबको पता चल सके।